हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज से हमारा यहाँ पर साइंस का मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है। ये मॉक टेस्ट आपके सारे पीवाईक्यूज हैं, चाहे आपके टीचिंग एग्जाम्स हो चाहे आपके नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो। ये सारे पीवाईक्यूज मैंने आप जगह जगह से कलेक्ट करके आपके लिए बनाए हैं। साथ ही साथ ये आपको सेशन अटेंड करने से पहले दो जो आपके लेक्चर्स हुए हैं इससे पहले के, जिसमें मैंने इसी इसी सारे जो पीवाईक्यूज है इसका थ्योरी पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, ये दोनों चैप्टर्स आपके अपलोड हो चुके हैं लेक्चर फॉर्म में। तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो सेशन देख लेना, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और फिर जब आप इन क्वेश्चंस को आज करेंगे तो आपका चैप्टर जो है प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस जो है सारे पीवाईक्यूज हैं। आज वाले सेशन के पीवाईक्यूज मोस्टली DSSB एग्जाम के हैं। साथ ही साथ आपके एसएससी एग्जाम का भी यहाँ पर पीवाईक्यूज मैंने इंक्लूड करा है। तो ये सारे पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे अगर आप अपने तैयारी को बहुत अच्छे वे में लेकर जाना चाहते हैं। इसका कंटेंट जरूर देख लेना, उसके बाद आज इस पीवाईक्यूज को मॉक टेस्ट जो आपका 1 है इसको सॉल्व करना। इसमें आपके एटम एंड मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं मैंने, तो उसको मैं स्किप कर दूंगी। जब आप इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थ्योरी पार्ट देख लेना, एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला ऐड हो चुका है लेक्चर, आपका सेशन आप देख सकते हैं वीडियो नंबर 2, तो उसको जाकर देख सकते हैं। इस हिसाब से आप लेक्चर देखेंगे पहले, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आप बेहतर अपनी तैयारी को कर पाएंगे। साथ ही साथ ये जो सेशंस हैं ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फीस पे नहीं कर सकते, जाकर परचेज नहीं कर सकते कोई ऑफलाइन कोर्स या ऑनलाइन कोर्स। तो यहाँ पर आपकी इन सेशंस की खास बात क्या है कि आपको लेक्चर भी फ्री मिल रहा है, आपको मॉक टेस्ट भी फ्री मिल रहा है, आपको पीडीएफ भी फ्री दी जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन पढ़ाई के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहां से आपको पीडीएफ भी इसकी अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल पर तो यहाँ पर डेली सेशन चलते हैं #10 का डोज पर। आज वाला ये वीडियो है आपको ये शाम को मिलेगा, शाम को मिल रहा है, पर डेली आपके सेशन सुबह 10 बजे चलते हैं। तो ये 10 का डोज आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक लेना रहता है। और यहाँ पर हमारा मंडे और ट्यूसडे जो चलता है ये कंटेंट का पोर्शन रहता है। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को मैं स्टार्ट करती हूँ, कोशिश करती हूँ मंडे से ट्यूसडे में आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाए। अब इसके बाद वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे WTF यहाँ पर हमारा चलता है मॉक टेस्ट, मतलब यहाँ पर आपको PYQ सॉल्व करने होते हैं जो भी आपने कंटेंट पढ़ा। तो इस हिसाब से जो आपका कंटेंट है आप जब पढ़ लेते हैं और PYQ जब सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसी तरह से हमारे सेशंस जो कंटिन्यू चलते रहेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट पूछा जाता है, चाहे टीचिंग एग्जाम हो चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम हो, ये सारे सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलते रहते हैं जिससे कि साथ साथ आप मोटिवेटेड भी रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत स्पीड में करते चले। 2025 आपका ही है, आपको इस साल नौकरी लेकर अपने घर वालों को खुश करना है और खुद भी सेटिस्फाई होना है। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और सेशन को तो आइए अब जल्दी से फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है जो कि आपका चैप्टर क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। चलो, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका आ गया DSSB का। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? पहला क्या है? ठोस की तुलना में द्रव में अंतराण्विक बल कम होता है। अंतराण्विक बल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से बात हो रही है। अब ये बल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। द शेप ऑफ अ लिक्विड कैन इजिली बी चेंज, द्रव्य का आकार आसानी से बदला जा सकता है। द्रव्य के लिए द्रव्यमान का आयतन आसानी से बदला जा सकता है। द्रव्य के लिए गए द्रव्यमान का आयतन बदलना आसान नहीं होता। ठीक है, तो अब इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो आपने यहाँ पर चूज कर लिया होगा ऑप्शन। अब फटाफट से 2 सेकंड का ब्रेक लीजिए और इसका आंसर को मार्क करिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आंसर मैं बताऊं तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आइए इसको मैं समझा देती हूँ कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर कैसे हुआ। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर लेस इन लिक्विड एज कंपैरिजन टू सॉलिड की, मतलब अगर मैं सॉलिड का मॉलिक्यूल की आपको स्थिति बताऊं कि किस तरह से प्लेस होता है, तो ये मेरे पास हो गया सॉलिड और ये हो गया मेरे पास लिक्विड। अब सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये कैसे होते हैं? एकदम एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। इसी जगह पर लिक्विड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। गैस में क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो फर्स्ट केस है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा
बहुत ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा-सा कम होता है कि आपस में बल, और इसमें क्या होता है बहुत ही कम होता है। तो इसी वजह से जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो कैसे होते हैं, वो दूर-दूर होते हैं, इसमें थोड़े दूर होते हैं, उसमें एकदम पास-पास होते हैं। तो यहाँ पर पहली बात क्या कही गई है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज़ हैं वो कम है लिक्विड में। सही बात है, क्यों कम है? क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो कैसा होता है, वो लूज़ली पैक्ड होता है। इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज़ भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल आपका ज्यादा होता है। ठीक, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। द शेप ऑफ लिक्विड कैन इजिली बी चेंज। अब अगर मैं लिक्विड को इस ग्लास में रख दूं, भर देती हूँ, या इस लिक्विड को मैं इस प्लेट पे भर देती हूँ, तो दोनों में मैंने क्या भरा, लिक्विड पानी भर दिया, दोनों में मैंने पानी भर दिया। तो अगर मैंने इसको चम्मच में डाल दिया मान लो, तो इसका मतलब कि जैसे जिस भी पात्र में पानी डलेगा वो अपनी शेप उस पात्र के हिसाब से ले लेगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है कि द शेप ऑफ अ लिक्विड कैन इजिली बी चेंज, ये बात भी क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट क्या दी गई है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, मतलब पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक हो गई। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ लिक्विड कैन इजिली बी चेंज। द्रव्य में दिए गए द्रव्यमान का आयतन आसानी से बदला जा सकता है। तो वॉल्यूम, अब देखो पानी है, पानी इसमें भरा हुआ है, कितना लीटर है, तो ये कैसे पता लगता है, वॉल्यूम से पता लगता है। अब देखो वॉल्यूम है, तो इसमें क्या, पानी अगर मैंने ग्लास में डाल दिया, या इसी पानी को मैंने क्या किया, ये आपका ग्लास, मतलब इस तरह से ग्लास हो गया, बीकर हो गया, इसी पानी को मान लो मैंने इस बकेट में डाल दिया, तो क्या पानी का वॉल्यूम बदल जाएगा? पानी जितना था, अगर मान लो इसमें 1 लीटर पानी है और इसको मैंने इस बकेट में डाल दिया, तो इसमें भी तो पानी 1 ही लीटर रहेगा, तो इसका मतलब कि वॉल्यूम में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो हो जाती है हमारी कि द्रव्य के दिए गए द्रव्यमान का आयतन आसानी से बदला जा सकता है, तो नहीं भाई, बदला नहीं जा सकता। उसकी आकार बदल सकता है, शेप बदल सकती है, पर उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, वो बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ लिक्विड इज नॉट सो इजी टू चेंज। हाँ, ये बात ठीक है कि वॉल्यूम को बदलना मुश्किल है, नहीं आप बदल नहीं सकते, बल्कि उसकी शेप को बदल सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका DSSB का है, ठीक है, TGT नेचुरल साइंस का ये क्वेश्चन है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आपको इसमें सही जो आपको कथन का चयन करना है। द्रव्य के प्रसार की दर ठोस की तुलना में अधिक होती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ अ सॉलिड। द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो देखो ये आपकी एनसीईआरटी की एज सच लाइंस यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, इसलिए आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो यहाँ पर आपको जो सेशंस में ले रही हूँ इन मॉक टेस्ट से पहले, उसको भी अटेंड करिए, उसके बाद मॉक को अटेंड करिए, तो आपके लिए चीजें बहुत आसानी हो जाएंगी करना। चलो आओ देख लेते हैं। द्रव्य के प्रसार की दर ठोस की तुलना में अधिक होती है। अब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन से क्या मतलब है, जैसे ही क्या हुआ, यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन से मतलब हो गया कि जैसे ही देखो यहाँ पर सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सबसे पहले इसमें आप इसका आंसर मार्क कर लो। आपने आई होप मार्क कर लिया होगा स्टॉप करके। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि बोथ 1 और 2 जो है आपको ट्रू देखना था, तो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया। लिक्विड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो अब इसमें अभी एकदम पास पास है, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, मूव नहीं कर पाएंगे। लिक्विड के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, इधर से उधर मॉलिक्यूल्स क्या है वो शिफ्ट हो सकते हैं। पर सॉलिड में क्या होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए जो दर है डिफ्यूजन की, जो प्रसार की दर है, वो ठोस में क्या हो जाती है, कम होती है इस कंपेयर टू द्रव। ठीक है, अब गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े सिलेंडर्स में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर है, अब इसमें क्या होता है, अगर इस सिलेंडर में गैस को भरना है तो वो हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में भर दी जाती है, मतलब बहुत ही अत्यधिक संपीड़ित उसको संपीड़न कर दिया जाता है, जिससे कि गैस बहुत ज्यादा उसमें आ जाए। तो गैस में क्या होता है, ये हाईली कंप्रेसिबल होती है सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैसेस में दूर दूर होते हैं। तो अब इनको क्या है, इनको प्रेशर से क्या कर दिया जाता है, हाई प्रेशर से पास पास ले आया जाता है। इसी में सॉलिड CO2 वाला भी एक एग्जाम्पल आ जाता है कि सॉलिड CO2 में भी ऐसे ही किया जाता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा डाल दिया जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर के को दाब के चक्कर में जो आपकी ये
तो सॉलिड CO2 में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, साथ साथ टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ही न्यूनतम होता है, कम होता है। तो ये सॉलिडिफाइड फॉर्म होता है जिसको आप ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। इसका भी क्वेश्चन आगे है तो आप उसमें समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अणु को बनाने वाले परमाणुओं की संख्या को इस रूप में जाना जाता है। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज, किस रूप में जाना जाता है? द नंबर ऑफ एटम्स की, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, एक अणु को बनाने में एक अणु को बनने वाला परमाणु की संख्या को ज्ञात करना है। तो इसको क्या कहते हैं? क्या ये एटॉमिसिटी है, क्या एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एटॉमिसिटी, परमाणुकता। ठीक है, अब देखो ये आपका DSSS में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका SSC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका सेम क्वेश्चन BPSC ने भी पूछा है। तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब आइए समझ लेते हैं एटॉमिसिटी होती क्या है। तो एक किसी भी मॉलिक्यूल में, और ये मॉलिक्यूल किसका बन रहा है? आपका एलिमेंट का। तो सबसे पहली बात है, जैसे एलिमेंट क्या हो गया? सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। अब इसी एलिमेंट का अगर मॉलिक्यूल बनाया जाए, इसका आप मॉलिक्यूल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर एस का, सल्फर का मॉलिक्यूल बनना है, S8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा? P4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पर एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? एटॉमिसिटी हो जाएगी आपकी, इसमें सल्फर की 8, ऑक्सीजन की 2, फॉस्फोरस की 4। तो एटॉमिसिटी आपकी, परमाणुकता क्या हो जाएगी सबकी? 8, 2 और 4। ठीक है, अब इससे ये समझ में आया कि एक कोई भी एलिमेंट है किसी मॉलिक्यूल का, तो वो कितने एलिमेंट से मिलकर वो मॉलिक्यूल बना है, वो उसकी एटॉमिसिटी हो जाती है। तो इसके एक डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एटम, तो ये क्या हो जाती है? ये हो जाती है आपकी एटॉमिसिटी, परमाणुकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक, एटॉमिसिटी। अब यहाँ पर एटॉमिसिटी, मोनोटॉमिक एटम्स भी होते हैं, डायटॉमिक एटम्स भी होते हैं, ट्राइएटॉमिक एटम्स भी होते हैं, टेट्राटॉमिक एटम्स भी होते हैं, और पॉलीएटॉमिक एटम्स भी होते हैं। और इन बातों को भी समझ लेते हैं फटाफट से, जब ये चीज समझी तो। इसलिए मैंने बोला ना कि सेशंस के लेक्चर को पहले देख लेना, जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, फिर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। देखो, मोनोटॉमिक एटम्स क्या हो जाते हैं? जैसे कि आपका क्लोरीन हो गया, आपका कार्बन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या होगा? ये आपके मोनोटॉमिक हो गए। डाई एटॉमिक में क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, फिर नाइट्रोजन हो गया, ये सब आपके डायटॉमिक हो गए। फिर आपके ट्राई एटॉमिक में क्या हो जाएगा? आपका ओजोन हो गया, O3 हो गया। फिर आपके इसके बाद आपका टेट्रा में क्या हो जाएंगे? टेट्रा में 4, मतलब कि P4 हो गया। फिर आपके पॉली एटॉमिक में क्या हो जाएंगे? पॉली एटॉमिक आपकी हो जाएंगी, पॉली एटॉमिक S8 हो गया, जैसे सल्फर का हो गया S8, तो ये हो गया आपका पॉली एटॉमिक। तो ये इस तरह से एटॉमिसिटी को निकाला जाता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ। अब प्लाज्मा स्टेट, ये आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कई एग्जाम्स में कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? तो आपको पता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब पढ़ते आ रहे हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसके अलावा 2 स्टेट और इंक्लूड कर दी गई है, एक हो गई आपकी प्लाज्मा स्टेट और एक हो गई बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में ये पांचों स्टेट दी गई हैं, और इन पांचों स्टेट को मैंने एक्सप्लेन किया है थ्योरी में, उसको आप देख लीजिएगा। आइए यहाँ पर समझ लेते हैं, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ। आपने फर्स्ट जो है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में निम्न शामिल होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला, बहुत कम तापमान पर गैसों के अत्यधिक अवशेषित कण, एक्सट्रीमली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ गैस अंडर वेरी लो टेम्परेचर। अच्छा, देखते हैं, एक्सट्रीमली स्टेबल एंड अनचार्ज न्यूट्रॉन्स ऑफ सेवरल गैसेस, कई गैसों के अत्यधिक स्थिर और अनावेशित न्यूट्रॉन। फिर एक्सट्रीमली स्टेबल पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एंड चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ नोबल गैस अंडर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, अत्यधिक कम तापमान पर द्रव्य के अत्यधिक स्थिर कण और उत्कृष्ट गैसों के अवशेषित कण। देखते हैं, फिर नेक्स्ट है, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस, आयनित गैसों का अत्यधिक ऊर्जावान और उत्तेजित रूप। तो यहाँ पर आपने आंसर मार्क कर लिया होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए मैं आपको फटाफट से प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के अंदर जो आपका ये प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के अंदर जो कण होते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं या इसके कण हैं, ये कैसे होते हैं? ये आपके बहुत ही ज्यादा आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं, आयनीकृत गैस के फॉर्म में ये
कण पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा, दो चीज आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं और साथ ही साथ इनमें क्या होता है, इसमें दूसरी चीज अत्यधिक ये आपके उत्तेजित होते हैं। तो दो टर्म आपको याद रखना है, एक उत्तेजना वाला उत्तेजित, ठीक है, और दूसरा आपका ऊर्जावान। तो इसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स कण, ये आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, आयनीकृत फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में होते हैं। और ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान, हाईली एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड होते हैं, मतलब सुपर आपके एनर्जेटिक होते हैं, एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक, दो आपको वर्ड यूज करना है, ठीक है। अब ये प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाई जाती है अगर आप पूछा जाए, तो ये प्लाज्मा पाई जाती है जैसे कि आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हो गए, फिर आपके नियॉन साइन बल्ब्स हो गए, तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं। और ये प्लाज्मा और इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और जब क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये प्लाज्मा क्या है, ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्तेजित हो जाएगा और ये ग्लो करने लगेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, स्टार मार्कर सबको लोग नोट कर लेंगे क्या, कि जो सन है, ये जो सन जो रोशनी देता है या स्टार्स जो रोशनी देते हैं, इनके अंदर भी प्लाज्मा पाया जाता है। तो सन का चमकना, स्टार्स का ग्लो होना, ये भी क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। तो हमने तीन चीज समझी कि प्लाज्मा के जो कण होते हैं वो सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक होते हैं, अत्यधिक ऊर्जावान और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, आयनीकृत गैसों के फॉर्म में होते हैं, नियॉन साइन बल्ब्स और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्लाज्मा है ये ग्लो करता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, विद्युत दी जाती है, और सन और स्टार्स ग्लो करते हैं क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस बिकॉज, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है क्योंकि, इसका रीजन है, इट इज स्टोर्ड अंडर एक्सट्रीम लो प्रेशर टू सॉलिडिफाई इट, कि इसे ठोस बनाने के लिए अत्यंत कम दाब में संग्रहित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, ठीक। इट gets converted directly to gaseous state on decreasing the pressure of 1 atmosphere without coming into liquid state। इसका मतलब कि यह तरल अवस्था में आए बिना दबाव को 1 एटमॉस्फेयर तक कम करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई थी तो पहली गलत हो गई, तो उसका मतलब ओनली 2 वाला ऑप्शन which is known as dry ice, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 5 का ए उत्तर ठीक हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वापस से समझ लेते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था, उसको मैं वापस से समझा देती हूँ। सॉलिड अगर किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, सब्लिमेशन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रखा जाता है, ये आपका हाई प्रेशर, उच्च दाब, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये दो सी कंडीशंस होती हैं, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे रखा जाता है तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त होती है। जैसे ही इसमें प्रेशर रिलीज करा जाता है 1 atm के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से प्रेशर रिलीज होता है, तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखा होगा अपने व्हाइट कलर का धुआं किसी पार्टीज वगैरह में, और इसी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपके एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठाया गया था, REET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप एंड सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, निम्नलिखित में से किसमें अपना आकार बनाए रखने और बाहरी बल के अधीन होने की प्रवृत्ति होती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि देखो, अब जिसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, एकदम पैक्ड होंगे टाइटली, एकदम एक दूसरे इधर से उधर भाग नहीं सकते, वही क्या कर सकते हैं, अपनी मेंटेन कर सकते हैं पोजीशन। गैस में क्या थे, पार्टिकल्स दूर दूर थे, तो इससे क्या है, हम गैस को कंप्रेस कर सकते थे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। लिक्विड में क्या था, पार्टिकल्स फिर भी थोड़े पास थे पर फिर भी थोड़ा दूर थे, तो इसमें भी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है, तो क्या है, ये अपनी शेप को बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या जाता है आपका सॉलिड, तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, तो ये क्या है, ये अपनी टेंडेंसी को मेंटेन करते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सॉलिड, ठीक।
चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक एक टर्म आ जाता है आपका एरोसोल्स। तो एरोसोल्स होता क्या है, यहाँ पर देखा मैंने कि एरोसोल है, एरोसोल एक अलग टर्म है, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। तो देखो एरोसोल, अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं आपको, तो जैसे आप डिओड्रेंट को स्प्रे करते हैं तो उसमें से फाइन सी मिस्ट सी निकलती है, तो उसको आप एरोसोल बोलते हैं। तो एरोसोल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो वो पार्टिकल्स आप किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने स्प्रे की बॉटल से फाइन फाइन जब स्प्रे करते हैं तो फाइन से पार्टिकल्स होते हैं, इसी तरह से एरोसोल्स जो भी होते हैं ये भी बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। और ये छोटे छोटे कण एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में आपको पाए जाते हैं। अब ये जो होते हैं ये आपके एरोसोल्स, ये हार्मफुल भी होते हैं। तो they are often not or barely visible to human eyes, yet their impact on climate, weather, health and ecology are significant. वे अक्सर मानवीय आंखों से दिखाई नहीं देते या मुश्किल से दिखाई देते हैं, फिर भी ये जलवायु, मौसम, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी पर उनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। एरोसोल्स इंजेक्टेड इनटू एटमॉस्फेयर डायरेक्टली नोन एज प्राइमरी एरोसोल्स। ऐसे एरोसोल्स जो कि वायुमंडल में डायरेक्टली आ जाते हैं, ये कैसे आ सकते हैं, जैसे सी स्प्रे हो गया, मिनरल डस्ट हो गई, स्मोक हो गया, वोल्केनिक ऐश हो गई, ये सब क्या हो जाते हैं, प्राइमरी एरोसोल्स होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी एरोसोल्स क्या होते हैं, ये एरोसोल्स जो कि दूसरे फॉर्म में आते हैं। अब ये प्राइमरी एरोसोल्स के साथ क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं और क्या कन्वर्ट हो जाए, सल्फेट एरोसोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल एमिशंस हो गए, तो ये सब क्या हो गए, सेकेंडरी एरोसोल्स। सेकेंडरी एरोसोल्स आर एरोसोल्स व्हिच आर emitted in another form, then become aerosol particles after going through chemical reactions in atmosphere such as sulfate aerosols and from volcanoes or industrial emissions। तो industrial emissions हो गए आपके, या फिर आपके हो गए volcanic emissions, और ये जब एटमॉस्फेयर के साथ कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं, अपनी रिएक्शंस करते हैं, तब ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सेकेंडरी एरोसोल्स में। तो जनरली प्राइमरी एरोसोल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सेकेंडरी एरोसोल्स में। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें से कौन सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं है। तो ये वाला सेक्शन जो है इसको हम लेफ्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को। ये मैं आपको सेकंड वाला जब आपका मॉक रहेगा उसमें ये इंक्लूड करूंगी क्वेश्चन, क्योंकि ये एटम एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर से है। तो आई होप आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, इसलिए मैं इसको लेफ्ट करती हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी थॉमसन वाला मॉडल है, इसको भी हटाती हूँ। फिर ये भी आपका थॉमसन वाला हो गया, हु केम टू कंक्लूजन दैट एवरी, ये भी नहीं करूंगी मैं इसमें। चलो अब यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। उन सब क्वेश्चंस को स्किप करके जो नेक्स्ट आपका मॉक मिलेगा आपको वो क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे। डैश आर कॉल्ड फ्लूइड्स। अब इसमें फ्लूइड क्या है, लिक्विड फ्लूइड है, गैस फ्लूइड है, नीदर 1 और 2 या ओनली 2। तो ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी का ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा फ्लूइड है, तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो 13 का आपने आंसर यहाँ पर मार्क कर लिया होगा, ये हो जाएगा आपका बोथ 1 एंड 2। तो लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का है और यौगिक का नहीं। तो देखो एक सिंपल भाषा में बात समझो, जैसे कि मिक्सचर है, तो मिक्सचर का एग्जाम्पल जो बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल है, जैसे नवरत्न की नमकीन है। अब नवरत्न की नमकीन आपको पता है कि उसमें मूंगफली भी पड़ी होती है, काजू भी पड़ी होती है, उसमें तो वो बूंदी भी पड़ी होती है, उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। अब ऐसा ये फिक्स तो नहीं है ना कि उसमें बूंदी कितनी डाली जाएगी, या उसमें काजू कितना डाला जाएगा, या उसमें लच्छा कितना डाला जाएगा आलू का। तो इसका मतलब एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर एक जब मिश्रण होता है तो उसमें चीज़ों क्या है, हर बार बदलती रहती हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा डाला, कभी थोड़ा कम डाला। जैसे कि चीनी में पानी का घोल है, अब इसमें कभी मैं 1 चम्मच चीनी से पानी में घोल डाल के बना लेती हूँ अपने लिए, कभी मैं 2 चम्मच डालती हूँ उसमें, कभी जब मुझे बहुत ही कम एनर्जी लगती है तो मैं 3 चम्मच डाल दे रही हूँ। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पानी और चीनी का एक घोल है, मिक्सचर है। इसी जगह पर कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड यौगिक। तो यौगिक हमेशा बनता है एक फिक्स्ड रेशियो से। अब फिक्स्ड रेशियो कैसे, जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर एक कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड आपका यौगिक कैसे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो से, एक कंसेंट्रेशन से कंबाइन हुए, कुछ ऑक्सीजन और कुछ हाइड्रोजन। यहाँ पर कैसे होता है, जैसे कि आपका 1:8 के रेशियो में ये कंबाइन होते हैं। अब ये 1:8 के रेशियो में कंबाइन होकर हमेशा वाटर बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि
H2O है, तो ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि H2.1 O 10.5 हो जाए, तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है, इसका रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो ये क्या हो जाते हैं, कंपाउंड। मिक्सचर को क्या है, आप अलग कर सकते हैं चीजों को, जैसे कि नवरत्न की नमकीन से, मैं काजू अलग कर सकती हूँ, किशमिश अलग कर सकती हूँ, बूंदी अलग कर सकती हूँ, पर क्या मैं कंपाउंड में से क्या वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके मतलब वो वाटर रहेगा क्या? तो इसका मतलब कि कंपाउंड को वो अलग नहीं किया जाता था, मिक्सचर को आप फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल चीज से मिक्सचर और कंपाउंड को समझने की। आइए अब समझ लेते हैं क्या इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। मतलब हमको प्रॉपर्टी देखनी है मिक्सचर की, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिक्सचर का है और यौगिक का नहीं है, यौगिक का गुण हमें नहीं देखना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, देखते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है। सेकेंड है, इट हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। देखते हैं। इसके घटक पदार्थों की तुलना में इसके गुण पूरी तरह से अलग होते हैं। इट इज फॉर्म फ्रॉम व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट, इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। तो देखो, इसकी संरचना परिवर्तनशील है। तो पहला क्या आपको इसमें दिखाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर्स। तो ये तो बात हो जाती है हमारे कंपाउंड की, ये मिक्सचर की तो है नहीं। कि मिक्सचर अगर मेरे पास ये मान लो ये मेरे पास मिक्सचर है, तो इसमें ये एक हो गया मान लो किशमिश का दाना, ये हो गया एक काजू का दाना, ठीक है। अब ये हो गया इसमें चीनी का दाना, अब ये हो गया इसमें क्या, आलू का लच्छा। अब मैं इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकती हूँ, फिजिकली मैं तो इसको अलग कर सकती हूँ ना। मैंने काजू मन किया तो काजू हटा दिया, चीनी का दाना मन किया तो चीनी का दाना हटा दिया। तो यहाँ पर केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर का तो कोई भी चीज नहीं हुई, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। इट हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर इस नवरत्न मिक्सचर में हर चीज का कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसका प्रॉपर्टी है वो तो वही रही, काजू काजू ही रहा, किशमिश किशमिश ही रही, लच्छा लच्छा ही रहा। तो ये भी गलत हो जाता है, भी कंपाउंड के बारे में बात बता रहा है। इट इज फॉर्म व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तब वाटर बनता है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि टू एलिमेंट्स जब कंबाइन कर रहे हैं तब एक कंपाउंड बन रहा है। तो इट इज फॉर्म व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर मिक्सचर में क्या है, बस मिक्सिंग हो गई, ठीक। इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। हाँ, ये सही बात है कि इसका वेरिएबल कंपोजिशन है, मतलब कि अगली बार नवरत्न नमकीन बनाऊंगी तो हो सकता है उसमें क्या है, कंपोजिशन उसके जो मिक्सचर के जो प्रॉपर जो चीजें हैं वो हो सकता हो कि 4 दाना पहले काजू डाला था, अभी 3 डालूं या 10 डाल दूं और डाल दूं। तो इसका मतलब कंपोजिशन क्या रहेगा, वो वेरी करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही चीज मैंने यहाँ पर मिक्सचर वाला लिखा है कि इन केमिस्ट्री व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स विद ईच अदर विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल चेंज। मतलब सिर्फ क्या है, मिक्सिंग हो रही है, कोई केमिकल बदलाव नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, आपका मिक्सचर हो जाता है। मिश्रण रसायन विज्ञान में जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में भाग लिए बिना एक दूसरे के साथ मिश्रित होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। द रिजल्ट फॉर्म बाय ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस डज नॉट लूज इट्स इंडिविजुअलिटी। उसमें क्या है, अपना जो बोलते हैं ना इंडिविजुअलिटी, कि भाई मैंने अपनी चीज नहीं खोई। ठीक है, उसमें पदार्थों में संयोजन के कारण बनने वाला परिणाम अपनी विशिष्टता नहीं खोता, अपनी विशिष्ट, भाई मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। ठीक है, मिक्सचर्स आर वन प्रोडक्ट ऑफ अ मैकेनिकल ब्लेंडिंग मिक्सिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एलिमेंट्स कंपाउंड। ठीक है, बेकार है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ईच कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। मतलब हर एक कंपोजिशन यांत्रिक मिश्रण के प्रत्येक घटक अपने मूल गुणों को बना कर रखते हैं। ठीक है, मूल गुण भाई जो काजू है काजू है, जो लच्छा है वो लच्छा है। ठीक है, इस जो चीनी है वो चीनी है, मूल गुण तो उसका वही है। तो प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट्स इज वेरिएबल। घटकों का जस्ट अ सेकेंड, हाँ, घटकों का पृथक्करण आसानी से किया जा सकता है। घटकों का अनुपात आपका परिवर्तनशील है, मतलब कि कभी कितना मिला दिया, कभी कितना मिला दिया, ये इसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब कंपाउंड्स के बारे में क्या लिखा है, द कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड इन अ फिक्स्ड रेशियो। वही बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की गई तो वाटर बना, तो ये एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा तभी जाकर बनेगा। ठीक, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से बने रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात के साथ ही बंधे होते हैं। ठीक है, ये सिंपल चीज है। अब सब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज लॉस्ट एंड न्यूली फॉर्म कंपाउंड्स हैव न्यू प्रॉपर्टीज। अब हाइड्रोजन ने अपनी अस्तित्व खो दिया, ऑक्सीजन ने अपना अस्तित्व खो दिया, अब बन गया क्या, वाटर। तो इसका मतलब एक नई प्रॉपर्टी बन गई और एक फिक्स रेशियो में हमेशा कंबाइन करते हैं। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स विल बी ऑफ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इफ यू वांट टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका DSSB में
आया है, ये आपका केवीएस में आया है, यही क्वेश्चन आपका टीजीटी में, यूपी टीजीटी में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके क्वेश्चंस के तरीके को बदल लिया जाता है, पर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है। देखो, मैंने क्या बताया था जब आपको मैंने थ्योरी सेक्शंस का पढ़ाया था कि टू मिसेबल लिक्विड है, मतलब दो घुलनशील लिक्विड है, एक दूसरे में घुलनशील हो गए, मिल गए आसानी से। अब आप इसको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। टू मिसेबल लिक्विड में यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर डिस्टिलेशन की प्रक्रिया लगती है जब टू मिसेबल लिक्विड है। मिसेबल लिक्विड का एग्जाम्पल याद कर लो वापस से, ना रिवीजन में कराती रहती हूँ जिससे कि आपको चीजें एकदम एकदम याद हो जाए। ठीक है, वे मिसेबल का मतलब हो गया घुलनशील, जो घुल जाए एकदम एक दूसरे में, जैसे एसीटोन और वाटर, एसीटोन एंड वाटर। ठीक है, अब एसीटोन और वाटर एक दूसरे में क्या है, एसीटोन में कितना पानी डाला नहीं पता चल रहा है। अब इसको अलग करना है तो किस विधि से अलग करेंगे, आपकी डिस्टिलेशन विधि से। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज होता है कि डिस्टिलेशन प्रक्रिया या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो प्रक्रियाएं होती हैं। तो डिस्टिलेशन प्रक्रिया वहां पे लगेगी जहां पर क्वथनांक, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बिटवीन टू लिक्विड्स, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर जब क्वथनांक ज्यादा होगा, दो लिक्विड है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 के बीच का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो डिस्टिलेशन की विधि लगेगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उस केस में लगता है जहां क्वथनांक आपका क्या होता है, कम होता है, और क्वथनांक आपका लेस देन होता है कितना, 25 डिग्री, 25 केल्विन। ठीक है, तो क्वथनांक जब टू मिसेबल लिक्विड्स का जब क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम होगा 25 केल्विन से, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगता है, और जो क्वथनांक ज्यादा रहता है तो आपका सिंपल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया लगती है। एसीटोन और वाटर में आपका सिंपल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया लगेगी। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यदि आप आसवन प्रक्रिया द्वारा दो मिश्रणीय तरल को अलग करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो क्या ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर रहेगा, तो नहीं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की अगर बात करी जाती तो यहाँ पर हम क्या लगाते, यहाँ पर हम लगा देते क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को। ठीक है, कितना ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, उतनी तेजी से कलर क्या डाई जो है वो ऊपर की तरफ भागती है। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपको क्वथनांक की यहाँ पर बात करी जाएगी कि क्वथनांक के हिसाब से ही आप लगाएंगे कि कौन सा, किस हिसाब से उसको अलग किया जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। नमक और आपके कैम्फर को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्या ये सब्लिमेशन है, क्या ये सेंट्रिफिकेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, या इवेपोरेशन है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सब्लिमेशन, आपका ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। अब यहाँ पर ऊर्ध्वपातन में एक और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने, अब देखो यहाँ पर कुछ आपका ना होमवर्क भी होता है जो कि आपका टेस्ट में, मॉक टेस्ट से भी टेस्ट निकालती हूँ। तो मैंने सब्लिमेशन की विधि में और भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको नोट करवाए हैं। अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड की बात करूं तो व्हाइट बोर्ड के लेफ्ट वाले, यहाँ राइट वाले पोर्शन में मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, जैसे कि आपका नेप्थलीन हो गया, फिर आपका आयोडीन हो गया, और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स थे। ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे द्वारा पूछा गया एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन, इसमें और कौन कौन सी विधि है, कौन कौन सी चीजों में आपको सब्लिमेशन की विधि लगती है। ठीक है, ये आपका आंसर मुझे चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ आर एरोसोल्स और फॉर्म्ड। एरोसोल्स कैसे बनते हैं। व्हेन मिक्स्ड इन अ स्मॉल the droplets of a liquid is suspended in some other liquids. When liquid is trapped inside a solid. When droplets of a liquid or a solid state particles are disposed in gas. When tiny bubbles of gas are trapped inside some liquid. तो आंसर नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आइए इसको समझ लेते हैं। When droplets of a liquid or a solid state particles are disposed in gas, तो मतलब कि जब किसी तरल पदार्थ या ठोस अवस्था के कणों की बूंदें किसी गैस में निपटा दी जाती हैं, मतलब वो डिस्पोज हो जाती हैं, उसमें विलीन हो जाती हैं। तो वही चीज है जो मैंने भी आपको जस्ट से पहले समझाया था एरोसोल्स के बारे में। जैसे पॉल्यूटेंट निकला, तो पॉल्यूटेंट से क्या है, वो एक एरोसोल के फॉर्म में निकला और वो एटमॉस्फेयर में जाकर मिक्स हो जाता है। तो वो क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में ड्रॉपलेट्स हो या सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स हो, वो कैसे डिस्पर्स हो जाते हैं गैस के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक्स। ये भी हम कल करेंगे। द मास नंबर, ठीक है, ये भी हम कल करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ना एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले ऐड हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस। अब देखो, पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो आप इसको फटाफट से पहले क्वेश्चन को समझिए। देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है भाई। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स होती है, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल नहीं होता। आपको नॉट करेक्ट देखना है, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये तो बात हो जाएगी आपकी सही। ये बात तो हो जाएगी सही, क्योंकि हमको नॉट करेक्ट पूछ रहा है और नॉट करेक्ट ये दिया हुआ है। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन फ्लूइड एंड एयर, ये तो बिल्कुल सही बात है, मतलब नॉट की बात पूछी गई तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारा नहीं होगा। कि पदार्थ के कण तरल पदार्थ और हवा में लगातार घूमते रहते हैं, ये बात अभी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है। पदार्थ कणों से बना होता है, द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पदार्थों के कणों के बीच अंतर आणविक स्थान होता है। देयर इज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो हमको गलत खोजना है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव, ये नन ऑफ द अबव, ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड। अब हमको ठोस के कणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमको किसका देखना है, ठोस के कण देखना है। अब ठोस के कण है, इसका मतलब ये कैसे कण होंगे, एकदम टाइटली पैक्ड होंगे, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक, तो दे मूव रैंडमली, क्या ये मूव कर सकते हैं रैंडमली। हमको क्या है, नॉट ट्रू खोजना है, तो यहाँ पर नॉट ट्रू खोजना है, तो ये तो बात भाई सही हो गई। नॉट ट्रू वाले में देयर आर लार्ज गैप्स बिटवीन देम, ये भी क्या हो गया, नॉट ट्रू हो गया, तो ये भी हो गया हमारा। दे आर कॉन्फिगर्ड इन सिस्टमैटिक मैनर, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे सही है, तो ये हमारा नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्या, मोर देन वन ऑफ द अबव, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 वाला नॉट ट्रू वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट सो फार। कितने स्टेट वैज्ञानिक ने अभी तक कितनी अवस्थाएं निर्धारित करी हैं, 3, 5, 4 कितना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, डिफ्यूजन अकर्स विथ एक्सट्रीम इंटेंसिटी इन। डिफ्यूजन प्रसार अत्यधिक तीव्रता के साथ होता है, तो किसमें सबसे ज्यादा प्रसार होता है, लिक्विड या प्लाज्मा में, सॉलिड में, गैस में, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है ना, एक्सट्रीम की बात करी गई है, तो एक्सट्रीम क्या हो जाएगा आपका, गैस में होगा। ये आपका DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गैस में सबसे ज्यादा प्रसार देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है, नहीं सही, अच्छा सही पूछिए, कौन सा कथन आपका सत्य है। कठोरता पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए ठोस का एक निश्चित आकार होता है, जबकि तरल अपने बर्तन के आकार को प्राप्त करता है, और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, रिजिडिटी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ अ सब्सटेंस size varies depending on the location of the particles. For example, solid have a fixed size while liquid attains the size of a vessel, and if seen gases has no shape. ठीक है, compressibility, this is a quality of a substance that reduces their volume at a high pressure. This property is found in mostly gases. चलो, तो रिजिडिटी, अब देखो यहाँ पर चीजों को समझो, क्या है पहली चीज, रिजिडिटी मतलब कि क्या हो जाती है, एक ऐसी चीज जहाँ पर कोई बदलाव ना हो। रिजिड है कोई चीज, एकदम अपने अनुसार वो ढला हुआ है, अब वो बदलना नहीं चाह रहा। पर यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दी हुई है कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सब्सटेंस साइज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स। अब यहाँ पर साइज वेरीज की बात करी जा रही है, तो ये रिजिडिटी में नहीं आएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी में आ सकता है। तो यहाँ पर सॉलिड की साइज फिक्स है, लिक्विड अटेन करता है अपनी वेसल के हिसाब से, और गैसेस में कोई शेप नहीं होती, तो ये रिजिडिटी की स्टेटमेंट नहीं है, तो ये गलत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब आपकी संपीड़ता। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस देयर वॉल्यूम एट हाई प्रेशर। ठीक है, ये एक सब्सटेंस की क्वालिटी है जो कि वॉल्यूम को क्या करती है, बदल देती है, मतलब कम कर देती है, और प्रेशर कितना है, ज्यादा लगाना पड़ता है। दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन मोस्टली गैसेस। यहाँ पर देखो वर्ड आया क्या, मोस्टली, तो ये वर्ड से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मोस्टली गैसेस में पाई
पाई जाती है, बल्कि ये सभी गैसेस में पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मोस्टली गैसेस से ना दो पहलू समझ में आते हैं। एक तो मोस्टली गैसेस में सिर्फ गैस की भी हम पहलू देख सकते हैं, और दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कि लिक्विड में भी तो पाई जाती है, लिक्विड को भी तो कंप्रेस कर सकते हो ना, तो मोस्टली गैसेस में नहीं होगा तो लिक्विड में भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि आपका यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, कि बोथ ए एंड बी आर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, हमको क्या देखना था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये बोथ ए एंड बी तो फॉल्स हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन अलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब अलॉय किसका एग्जाम्पल है आपका 26 वाला, ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉलिड सॉल्यूशन कैसे, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जैसे कि आपका ब्रास एक अलॉय है, और ये कैसे बना, कॉपर और जिंक को मिलाकर। तो ये क्या है, ये एक सॉलिड है। ठीक है, कॉपर भी और जिंक भी, तो कॉपर और जिंक क्या हो गया, अब ये मिल गया तो बन गया ब्रास, तो ब्रास क्या हो गया, एक सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल अलॉय का। एंड मिश्र धातु इसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ठोस घोल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 क्वेश्चन, फाइंड अमंग द फॉलोइंग हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। अब यहाँ पर ब्रास है, मिल्क है, सैंड एंड सॉल्ट है, मोर देन वन ऑफ द अबव है, या नन ऑफ द अबव है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। अब निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रणों का कौन सा मिश्रण है, आपको इसमें से खोजना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 27 का मैं आंसर मार्क करवा देती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिल्क भी आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है, और सैंड एंड सॉल्ट भी आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है। अब देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, ब्रास में कंफ्यूजन आएगा, तो ब्रास आपका क्या हो जाता है, ये आपका होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। ठीक है, अब देखो ब्रास समांगी मिश्रण है, ये आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, होमोजेनस सॉल्यूशंस। अब देखो यहाँ पर क्या बात होती है, मिल्क और सैंड, तो मिल्क आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है। सैंड एंड सॉल्ट कैसे आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर हो गया, कि इसमें सैंड और सॉल्ट के कण आपको क्या होंगे, अलग अलग दिख सकते हैं। ठीक है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है, कि जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, इनमें जो जो कण होते हैं इनके बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, इसीलिए इसमें अगर बीम ऑफ लाइट को पास किया जाए तो ये बीम ऑफ लाइट को पास नहीं होने देते। इसी जगह पर हेटेरोजेनस मिक्सचर्स जो होते हैं, इसमें कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और क्या होगा, बीम ऑफ लाइट को पास होने देते हैं। इसीलिए जो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स हो गए, जैसे कि मिल्क इसका एग्जाम्पल है, तो मिल्क क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है, जो कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट को क्या करता है, कॉज करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो मिल्क क्या है, मिल्क के कण लगते कैसे, होमोजेनस लगते हैं, बिल्कुल क्या है, एकदम एक से लगते हैं, पर होता क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है मिल्क, और इसमें टिंडाल इफेक्ट क्या है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सैंड एंड सॉल्ट और मिल्क क्या हो गया आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल, तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हेटेरोजेनस मिक्सचर्स इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रूआउट द मीडियम इज। विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका, ये सस्पेंशन कहलाते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, ये निलंबन कहलाते हैं। अब देखो क्या हो गया, ये सस्पेंशन, जैसे कि आपने क्या किया, ये मेरे पास इसमें बीकर में पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस पानी में क्या किया, रेत के कण को लाकर डाल दिया, मान लो ये मेरे पास रेत के कण है, डाल दिया। अब जैसे ही इसको मैं रेस्ट करूंगी, रेस्ट पोजीशन पे छोड़ूंगी, तो रेत के कण क्या हो जाएंगे, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और पानी क्या रहेगा, पानी ऐसे ही रहेगा, और नीचे रेत के कण यहाँ पर सेटल डाउन हो गए। अब जैसे ही इसको मैंने यहाँ पर स्टेयर किया था, मतलब घुमाया था, तो ये कैसे थे, यहाँ पर इसमें कणों के बीच में स्पेस था, तो यहाँ से अगर बीम ऑफ लाइट जा रही थी
तो ये बीम ऑफ लाइट को पास होने दे रहे थे, स्कैटर कर दे रहे थे बीम ऑफ लाइट को। अब यहाँ पर जैसे ही क्या होगा, ये सेटल डाउन हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये कैसा मिक्सचर था, हेट्रोजेनस मिक्सचर था, और जैसे ये सेट हो गया तो ये क्या हो गया, होमोजेनिसिटी मेंटेन हो जाती है, और यहाँ पर अब बीम ऑफ लाइट को पास ही होने नहीं देते। तो यही यहाँ पर पूछा गया, द हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। अब ये डिसॉल्व नहीं होते, सस्पेंडेड रहते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं थ्रू आउट द मीडियम, इज कॉल्ड द सस्पेंशन। तो ऐसी चीज को क्या बोल देते हैं हम, सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पीवाईक्यूज हैं आपके। विच लॉ इन साइंस डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर कैन बी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब देखो कौन सा लॉ है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता। तो मिश्रण का गुण है, इसका मतलब कि सब्सटेंसेस कंबाइंड डज नॉट लूज इट्स इंडिविजुअलिटी, यहाँ पर नहीं की बात करी है। तो संयुक्त पदार्थ अपनी वैयक्तिकता नहीं खोता, तो ये बात सही है कि अपनी वैयक्तिकता नहीं खोता, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ये बात भी ठीक है। मिक्सचर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये बात भी ठीक है। तो ये सारे टर्म्स क्या है, ठीक वाले की तरफ है, नॉट वाला कोई है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। तो आंसर इसका हो गया आपका नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when two liquids do not dissolve in each other and do not form a solution, it is called as। जब दो तरल एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और घोल नहीं बनते, तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो क्या ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, या इमिसिबल सॉल्यूशन है, या सॉल्वेंट है, या मोर देन वन ऑफ द अबव। या असंतृप्त घोल है, सॉरी असंतृप्त घोल है, या मिश्रणीय घोल है, या विलायक है, क्या होता है ये। तो देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, जैसे कि ये आपका, जैसे कि ये आपका पानी है, इसके अंदर पानी प्रेजेंट है और इसमें मैंने क्या किया, 1 चम्मच चीनी डाली, आराम से घुल जाएगा। फिर 2 चम्मच चीनी डाली, आराम से घुल जाएगा। 3 चम्मच चीनी डाली, आराम से घुल जाएगा। इसका मतलब कि अब इसने सेचुरेशन लेवल अपना संतृप्त नहीं हुआ है, अभी सेचुरेट नहीं हुआ है, अभी ये घुलता रहेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को जो डाला जा रहा है वो घुल जा रहा है, तो वो हो जाते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे ही सेचुरेशन लेवल आ गया, अब कितना भी पानी में चीनी डाल लेंगे वो घुलेगा नहीं। इमिसिबल सॉल्यूशंस कैसे हो गए, मतलब कि जैसे पानी, नीचे पानी पड़ा है और ऊपर यहाँ पर तेल पड़ा है, तो ये ऑयल हो गया और ये वाटर हो गया। तो ये कैसे, दो अघुलनशील लिक्विड एक दूसरे में पड़े हुए हैं, तो इनको इनमिसिबल सॉल्यूशंस बोलते हैं। ये डिकैंटेशन की विधि से इनको रिमूव आउट किया जाता है। ठीक है, तो when two liquids do not dissolve in each other and do not form a solution, it is called immiscible liquid। ऐसे लिक्विड को immiscible solutions बोलते हैं, या decant solution भी बोलते हैं। ठीक है, decant solutions। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। जो क्वेश्चंस छूटे हैं हमारे, वो अभी आप सेट नंबर 2 या 3 में करेंगे। अभी सेट नंबर 2 अभी वापस से आपका बचा है, इस वाले 2 चैप्टर से जो मैंने कराया है आज क्वेश्चंस, इससे कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं और मैंने वो पीपीटी बनाई हुई है। आज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आज आपका डे फर्स्ट है मॉक टेस्ट का। आपको कैसा लगा मॉक टेस्ट, आपको इतना एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा, और जैसा भी होगा जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।